जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबके? ठीक हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, और ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बेसिक्स जो हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं अपने अर्लियर स्टडीज़ के अंदर। जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो कैफ स्कीम से है उन्होंने FAR 2 के पेपर में, और जिन लोगों का ताल्लुक मॉड्यूलर सिस्टम से है उन्होंने FA 2 के पेपर में ऑलरेडी ये टॉपिक बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है जी IAS 12, और नाम सुन के आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्सेस की। नॉर्मली IAS 12 से हम हमेशा रिलेट करते हैं सिर्फ डिफर्ड टैक्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। IAS 12 इनकम टैक्सेस को डील करता है, और इनकम टैक्सेस के अंदर दो तरह के टैक्सेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज डिफर्ड टैक्स। ICAP के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। IAS 12 जो है वो बड़ी कम और शाज़ो नादर किस्म की अटेम्प्ट होती हैं जिसमें IAS 12 अपीयर ना हो, चाहे वो करंट टैक्स की बात हो या फिर वो डिफर्ड टैक्स की बात हो। बड़े कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ICAP के CFAP 1 के पेपर में करंट टैक्स या डिफर्ड टैक्स में से कोई भी चीज अपीयर ना हो। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से it's a very important, it's a very important kind of topic, और ये बड़ा जो है वो हॉट फेवरेट टॉपिक है ICAP एग्जामिनर का, क्योंकि इस टॉपिक को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ मिक्स करके दिया जाता है। जैसे हमने बात की थी अपने पिछले टॉपिक्स के अंदर भी कि IAS 12 कहाँ पे ऐड हो सकता है, तो इसी तरह IAS 12 की जो मिक्सिंग है वो IFRS 9 के साथ भी हो सकती है, वो IAS 21 के साथ भी हो सकती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और हॉट फेवरेट किस्म का टॉपिक है एग्जामिनर के लिए। आज हम इन टॉपिक्स को चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई नई बात शायद आपके लिए, कोई बेसिक लेवल की नई बात शायद आपके लिए ना हो, लेकिन टेक्निकल लेवल की या एडवांस लेवल की बहुत सारी नई बातें आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं जी। पहले हमने जब भी इन टॉपिक को पढ़ा है, IAS 12 को पढ़ा है, तो शायद हमने इसको इतनी डिटेल्स में नहीं पढ़ा, शायद हमने इसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ नहीं पढ़ा। लेकिन आज जब हम IAS 12 को पढ़ेंगे तो इसके अंदर जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं या बेसिक आप कह लें कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम समझेंगे, और जो एडवांस लेवल पे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझेंगे, लेकिन उसके साथ हम एनालिसिस भी करेंगे कि ये टॉपिक जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस तरह से रिलेटेबल है बिजनेस के साथ भी, और किस तरह से ये रिलेटेबल है हमारी जनरल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं या जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने आज तक पढ़े हैं ये उनके साथ किस तरह से रिलेटेबल है। तो ये आज इंशाल्लाह हम इस बारे में जरूर बात करेंगे जी। सबसे पहले बात करते हैं करंट टैक्स की। करंट टैक्स जो है वो दो तरह का होता है जी। द फर्स्ट वन इज करंट टैक्स फॉर करंट ईयर एंड करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। अब हैं दोनों ही करंट टैक्सेस, चाहे वो करंट ईयर के लिए हो चाहे वो प्रायर ईयर के लिए हो, दोनों करंट टैक्सेस हैं जी। इन दोनों करंट टैक्सेस के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि करंट टैक्स प्रायर ईयर का मतलब ये नहीं है कि ये पिछले साल का एक्सपेंस है। हाँ, वो अराइज शायद पिछले साल की वजह से हो रहा है, लेकिन वो पिछले साल का एक्सपेंस नहीं है। वो कैसे नहीं है पिछले साल का एक्सपेंस, इंशाल्लाह आज हम ये बात अपने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से इंशाल्लाह ये बात प्रूव भी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी करंट टैक्स की, कि करंट टैक्स फॉर करंट ईयर क्या चीज है जी। अगर मैं बात करूं करंट टैक्स फॉर करंट ईयर की, तो बेसिकली करंट टैक्स फॉर करंट ईयर इज बेस्ड ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट। इसका मतलब है कि करंट टैक्स करंट ईयर हमेशा हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे बेस्ड होगा। इसका कोई ताल्लुक पिछले सालों के प्रॉफिट्स या इनकम के साथ नहीं होगा। तो इसका अगर हम फॉर्मेट देखें कि करंट टैक्स फॉर करंट ईयर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मेट होगा हमारे पास, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट के अंदर
हमारे पास होगा टैक्सेबल प्रॉफिट। ये टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक फिगर आ गई है जी, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, लेट्स से वो 100 मिलियन है, वो 100 मिलियन है, वो रुपीज 100,000 है, वट एवर इट इज, आपके पास एक टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया है जी। अब आपने उससे आगे चलना है। लेट्स से योर टैक्सेबल प्रॉफिट इज XX रुपीज। इस टैक्सेबल प्रॉफिट में से आप लेस कर देंगे अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। अब ये टैक्स लॉसेस कहां से आएंगे आपके पास? ये ऑब्वियसली आपके पास सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि आपने कितने ऐसे अनयूज्ड टैक्स लॉसेस हैं जो इस्तेमाल नहीं किए हुए, पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड हुए थे। तो ये कितने ऐसे टैक्स लॉसेस हैं जो टैक्स के असूलों के मुताबिक, टैक्सेशन अथॉरिटीज के रेगुलेशंस के मुताबिक ये कैलकुलेट हुए थे, और आपको इन टैक्स लॉसेस के अगेंस्ट आज ये टैक्सेबल प्रॉफिट में से रिबेट मिल रहा है या डिडक्शन अलाउ हो रही है, क्योंकि अब आपके इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं, पिछले साल से कोई अनयूज्ड लॉसेस थे, तो ये आप इसमें से लेस कर देंगे। तो अब आपके पास जो बैलेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड अनएडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट। अब इस अनएडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर आपको रेट अप्लाई करना है। ये रेट आपके पास कहां से आएगा? ये सवाल में आपको रेट गिवन होगा, आप इस पे अप्लाई करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं योर टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%, तो आप इस पे 0.3 अप्लाई कर देंगे या 30% अप्लाई कर देंगे। सो देन यू विल गेट योर टैक्स पेएबल। अगर हम इसे फिगर्स में डिनोट करें, लेट्स से मैं कहता हूं टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 200 रुपीज था, आपके अनयूज्ड टैक्स लॉसेस 100 के थे, तो अनएडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट, या यहां पे हमें अनएडजस्टेड नहीं बल्कि एडजस्टेड का वर्ड यूज कर लेना चाहिए। एडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट्स आपके हो जाएंगे रुपीज 100 के, आप इसे 30% से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ टैक्स ऑफ रुपीज 30 ओनली। अब अगर आपके पास कोई टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, ये टैक्स क्रेडिट्स भी एज पर टैक्सेशन लॉज होते हैं, मुख्तलिफ चीजों पे आपको टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो टैक्स क्रेडिट्स अलाउ करते हैं। BMR पे टैक्स क्रेडिट्स अलाउ होते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टैक्स क्रेडिट्स आपके पास अप्लाइड होते हैं। लेकिन ये टैक्स क्रेडिट्स क्या आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे? क्या ये टैक्सेशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सवाल में जितने भी टैक्स क्रेडिट्स हैं या कोई और टैक्स रिबेट्स हैं, वो आपको एग्जामिनर खुद बताएगा, क्योंकि AFR के पेपर में, रिपोर्टिंग के पेपर में, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एंड यू आर नॉट अज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन मैटर्स। आपसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपके पास टैक्सेशन का भी नॉलेज हो, सिर्फ रिपोर्टिंग का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर कोई टैक्स क्रेडिट सवाल में गिवन है, लेट से मैं कहता हूं कि 10 रुपए के टैक्स क्रेडिट सवाल में गिवन थे, वो आप यहां से लेस कर देंगे, तो आपके पास आपका टैक्स आ जाएगा ऑन नॉर्मल इनकम ₹20 का। अब ये टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम मैंने क्यों लिखा? हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी इनकम हो जिस पे 30% का रेट एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो आप सब जानते हैं कि डिविडेंड इनकम के ऊपर शायद 30% या नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक रेट्स होते हैं कुछ आइटम्स के। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमारी कुछ ऐसी भी इनकम थी जो नॉर्मल रेट में फॉल नहीं करती थी, तो इस नॉर्मल इनकम के ऊपर आने वाले टैक्स में हम ऐड कर लेंगे टैक्स ऑन इनकम सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेट, कह लें जी। लेट से वो टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है और वो टैक्स बनता है जी ₹2 का। सो द फाइनल टैक्स एक्सपेंस
वुड बी 22 रुपीज। क्या एंट्री पास करेंगे इस टैक्स की? क्या एंट्री होगी जी इस टैक्स की? ये आपका टैक्स एक्सपेंस है, करंट टैक्स फॉर करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस है जी आपका। आप एंट्री करेंगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और ये टैक्स एक्सपेंस आप डेबिट करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या फिर P&L 22 और टैक्स पेबल या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप क्रेडिट कर देंगे विद ₹22। तो ये आपके करंट टैक्स फॉर करंट ईयर की एंट्री हो गई जी। अब बात करते हैं करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर की। करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर का अगर हम नाम ही देखें तो यहां से अंदाजा हो जाता है कि ये करंट टैक्स तो है लेकिन ये प्रायर ईयर से रिलेट करता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन इनकम या फिर प्रॉफिट्स ऑफ प्रायर और अर्लियर पीरियड। इस साल से पिछले किसी पीरियड से ये टैक्स रिलेट करता है जी। वो साल बिल्कुल प्रीसीडिंग ईयर भी हो सकता है, वो उससे पिछला साल भी हो सकता है, वो उससे 10 साल पुरानी भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ये इतनी पुरानी बात है तो ये टैक्स आज अराइज क्यों हो रहा है जी? ये टैक्स अराइज होने की 2 रीजंस होती हैं जी। रीजन ये हो सकती है कि आपने पिछले सालों में या पिछले साल में अपने करंट टैक्स की अंडर प्रोविजनिंग की हो, या फिर आपने प्रायर ईयर में या पिछले सालों में अपने करंट टैक्स की ओवर प्रोविजनिंग की हो। अब ये अंडर प्रोविजनिंग या ओवर प्रोविजनिंग से क्या मुराद है, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल से सीखते हैं जी कि अंडर प्रोविजनिंग या ओवर प्रोविजनिंग का क्या इंपैक्ट है और उससे हमारा करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर किस तरह से जो है वो इफेक्ट होता है। तो आइए जनाब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। हम कहते हैं जी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन for the year ended 30th June 2020 was ₹500। लें जनाब 500 रुपए का आपने करंट टैक्स फॉर करंट ईयर कैलकुलेट किया था 30 जून 2020 के लिए, बट at the time of filing income tax return, ये किस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जी आप? 30 जून 2020 की। जब आप रिटर्न फाइल करने गए तो आपको पता चला it was discovered that tax for 30th June 2020 was ₹। 2 सिनेरियो बना लेते हैं जी। पहले सिनेरियो में आपको पता चला कि एक्चुअली जो आपका टैक्स बनता था दैट वाज ₹400, और दूसरे सिनेरियो में आपको पता चला कि एक्चुअली जो आपका टैक्स बनता था दैट वाज ₹600, लेकिन आपने प्रोविजनिंग जो की थी दैट वाज ऑफ ₹500। और ये किस पे बेस थी जी? ये इस कैलकुलेशन के ऊपर बेस थी, ये इस एंट्री पे बेस थी जनाब। आपने 500 की प्रोविजनिंग की थी, लेकिन एक्चुअली जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने गए तो आपको पता चला कि आपका एक्चुअल टैक्स जो बनता है एज पर टैक्सेशन लॉस वो बनता है 400। अब क्या करें जी? पिछले साल में जाएं।
पिछले साल में जाके अपने टैक्स एक्सपेंस को ठीक करें, अपनी इनकम स्टेटमेंट को रीस्टेट करें, अपनी बैलेंस शीट को रीस्टेट करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो कि ये पिछले साल से रिलेट करता है टैक्स, लेकिन अराइज इस साल में हुआ है। पिछले साल में जो एस्टिमेट किया था, जो टैक्सेशन के रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज के ऊपर बेस्ड आपका डिसीजन था, वो उस वक्त के लिए ठीक था। इस टाइम पे आपको जब पता चला कि आपका टैक्स 500 नहीं बल्कि 400 बनता है, तो अगर ये टैक्स सेविंग है तो इस करंट पीरियड की है। मतलब 2021 में अगर आपको पता चलता है कि आपका टैक्स 500 नहीं बल्कि 400 बनता था, तो ये सेविंग पिछले साल की नहीं है। उस टाइम पे 500 वाज द बेस्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज पर IAS 12। लेकिन अब चूंकि आपको पता चला कि आपका टैक्स 400 है या 600 है, तो अगर 400 है इट मींस कि ये एक ओवर प्रोविजनिंग थी। आपका टैक्स कम बनना चाहिए था, आपने 500 रुपया प्रोवाइड फॉर कर दिया, आपने ओवर प्रोवाइड किया था। अगर आपका टैक्स 600 बनता है तो आपने अंडर प्रोविजनिंग की थी। तो इन दोनों सूरतों में आपको करंट टैक्स 2021 के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो आप क्या एंट्री करेंगे जी? केस 1 की अगर मैं बात करूं, आपने ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड कर लिया था, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, अब उस एक्सपेंस को कम करना है जी। टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ था, तो इसका मतलब है अब मुझे टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। कितने से? पहले 500 से डेबिट किया था, 400 से करना चाहिए था, तो 100 से क्रेडिट कर दीजिए। और डेबिट आप करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। तो ये सिनेरियो 1 की एंट्री हो गई। अगर मैं बात करूं सिनेरियो 2 की, तो यहां पे आपने ऑलरेडी 500 का टैक्स बुक कर रखा है, लेकिन आपका एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस इज 600। ज्यादा है टैक्स एक्सपेंस, तो इसका मतलब है कि आपने अंडर प्रोविजनिंग कर रखी है, तो आपको मजीद टैक्स बुक करना है। ले जनाब, आज एंट्री करूंगा टैक्स एक्सपेंस डेबिट 100 से एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट 100 से। अब सवाल यह है, ये हमने कहा रीजंस हैं आपके अंडर प्रोविजनिंग और ओवर प्रोविजनिंग। किस चीज की रीजंस हैं? आपके करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर की। लेकिन सवाल यह है कि अंडर प्रोविजनिंग या ओवर प्रोविजनिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जी। पहली बात तो यह कि आप रिटर्न फाइल करने गए, आपको पता चला कि आपका टैक्स इतना नहीं बनता था, ज्यादा बनता था या कम बनता था। दोनों सूरतों में अंडर या ओवर प्रोविजनिंग का खदशा मौजूद है जी। तो अगर मैं इन रीजंस को समराइज करूं, पहले हमने रीजंस लिखी थी करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर की, अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर अंडर या फिर ओवर प्रोविजनिंग। पहली रीजन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली है जी कि आप रिटर्न फाइल करने गए, आपको लगा कि मैंने कम प्रोविजन बुक की थी और आपने वॉलंटरीली रिवाइज कर लिया अपने इनकम टैक्स को। तो देयर माइट बी voluntarily revision of income tax return। आपने शायद पहले कोई रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन अब आपको लगता है कि वो रिटर्न ठीक नहीं थी, आप वॉलंटरीली अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि मैंने ज्यादा टैक्स जो है वो बुक कर लिया था। हो सकता है आप समझें कि आपने ज्यादा टैक्स बुक किया था और आप समझते हैं कि अब आपकी लायबिलिटी में डिक्रीज आना चाहिए। तो इस सिनेरियो में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो सकता है कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो जी। तो हमने इन दोनों की एंट्रीज करके देख ली हैं। अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट हो जाएगी।
और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इस सूरत में टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ही एक अच्छा इंसान जागे और वो कहे कि नहीं मैं ज्यादा टैक्स देना चाहता हूं, या आपके अंदर एक जो है वो अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर जागे और आप समझें कि नहीं पहले ज्यादा टैक्स जमा करा दिया था, असल में इतना टैक्स नहीं बनता था। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि टैक्सेशन अथॉरिटीज को आपकी रिटर्न पसंद ना आए और वो कहें जनाब कि आपने ठीक टैक्स जमा नहीं करा, तो देयर माइट बी एन असेसमेंट ऑर्डर या फिर अमेंडमेंट इन असेसमेंट ऑर्डर बाय टैक्सेशन अथॉरिटीज। जी जनाब, क्या ख्याल है? यहां पर भी दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं ना जी, कि टैक्स लायबिलिटी आपकी डिक्रीज भी हो सकती है और टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। क्या ख्याल है, बताएं? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है ना जी? नहीं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटीज कभी ये नहीं कहेंगी कि आपने टैक्स कम जमा कराया। अगर कह दें, खुदा ना खास्ता ऐसे दुनिया में कोई ऐसी टैक्सेशन अथॉरिटीज हों कि वो कह दें कि आपने ज्यादा टैक्स जमा कराया है और बाकी टैक्स आप वापस ले लें, तो बस फिर आपके पास ये एंट्री तो अवेलेबल ही है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। जब भी असेसमेंट ऑर्डर आएगा तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो आप क्या करेंगे जनाब? आप एक एंट्री पास करेंगे जिसमें आप टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, टैक्सेशन अथॉरिटीज ने आपको ऑर्डर भेजा कि आपने शायद कोई इनकम ठीक से कैलकुलेट नहीं की थी, शायद आपने कोई जो है वो रेट सही तरह अप्लाई नहीं किए थे, तो आप ज्यादा टैक्स दें। लेकिन जरूरी है कि आपने वाकई गलती की हो सकता है कि आपने गलती नहीं की, तो जब गलती नहीं की और आप पे कोई इल्जाम तराशी की जाए तो फिर आप अपील में चले जाते हैं जी, आप दरखास्त जो है वो किसी हायर अथॉरिटी के पास ले जाते हैं। तो यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट दिस एंट्री shall only be recorded when the company has not filed an appeal to superior authority. अगर आपने किसी सुपीरियर अथॉरिटी को अपील नहीं की है तो आप ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी सुपीरियर अथॉरिटी को अपील कर दी है तो क्या ये एंट्री रिकॉर्ड ना करें? बताएं जी, क्या ख्याल है? नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, अगर आपके पास किसी अपील के ग्राउंड्स ही नहीं थे, आपने ऐसी जबरदस्ती की अपील फाइल कर दी कि चलें यार कोई बात नहीं, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, थोड़ी अपील करके देखते हैं शायद बचत हो जाए, आपको लगता नहीं है कि बचत होगी, तो क्या ऐसी सूरत में आपको एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पे लिख लें, ये इसे नोट 1 कह लें, चाहे इसे नोट नंबर 2 कह लें, दैट इफ द कंपनी has filed an appeal against order, the above entry shall not be recorded
only if the company expects a favorable decision. अगर आप एक फेवरेबल डिसीजन एक्सपेक्ट करते हैं, ओनली इन दैट केस यू विल नॉट बी रिकॉर्डिंग दिस एंट्री। लेकिन ऑर्डर आया है जी, असेसमेंट ऑर्डर है, आपको शायद पैसे भी पे करने पड़े, या शायद अभी आपने पे नहीं किए हैं, अपील में आप चले गए हैं, तो यहां पे एक और स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं। याद करें जी, कुछ थोड़ा बहुत शायद याद आए, आपने ये स्टैंडर्ड पढ़ रखा है, याद करें। कोई कंटिंजेंसी की बात करता था जी कोई स्टैंडर्ड, जी बिल्कुल, IAS 37। सो हाउएवर द कंपनी may consider the requirements of IAS 37 to disclose such contingency। अगर IAS 37 के अकॉर्डिंगली ये कंटिंजेंसी की डेफिनेशन मीट करता है, या कंटिंजेंसी या कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट होती है, तो शायद आपको इस ऑर्डर की जो रिजल्टेंट लायबिलिटी है उसे डिस्क्लोज करना पड़े। लेकिन अगर आप फेवरेबल डिसीजन या फेवरेबल आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में आप ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपना टैक्स एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जी। नहीं जनाब, करंट टैक्स फॉर करंट ईयर और करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर के अंदर हमने कंसेप्चुअली देखा कि करंट टैक्स जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर किन सूरतों में अराइज होता है। लेकिन शायद आपको याद हो कि करंट टैक्स फॉर करंट ईयर की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने अपने फॉर्मेट को स्टार्ट किया था टैक्सेबल प्रॉफिट से। अब ये टैक्सेबल प्रॉफिट मैंने आपको कहा था कि आपको कहीं से मिल गई फिगर, ये आपके पास कहीं से आ गई, उसके बाद आपने उस फॉर्मेट को समझ लिया। लेकिन ये टैक्सेबल प्रॉफिट कहां से आएगा आपके पास? हम तो अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर को जानते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है जी? लेकिन जनाब अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी करंट टैक्स में, ये आखिरी बात है जी, दिस इज अबाउट टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या होता है जी टैक्सेबल प्रॉफिट? आप बताएं जी क्या होता है टैक्सेबल प्रॉफिट? हाँ जी, क्या होता है टैक्सेबल प्रॉफिट? जी बिल्कुल सही, अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं टू रीच टू टैक्सेबल प्रॉफिट। वो कैसे पहुंचेंगे जी? सबसे पहले आप लेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या जो अकाउंटिंग के बाद जिस अकाउंटिंग की जो है वो एप्लीकेशन के बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट आया है आपके पास, उस अकाउंटिंग के दरमियान और टैक्सेशन रूल्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। वो डिस्क्रिपेंसीज आपको रिजॉल्व करनी है। सबसे पहले आप लेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, आप इसमें ऐड या फिर लेस कर देंगे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो टैक्सेशन अथॉरिटीज नहीं मानती। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन अथॉरिटीज कहती हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैं आपको 10% पे डेप्रिसिएशन अलाउ करूंगा, आप डेप्रिसिएशन लेते हैं 25% पे, तो क्या आपको 25% वाला एक्सपेंस अलाउ होगा जी टैक्स के अंदर? नहीं, हर केस नहीं अलाउ होगा। तो उस बाकी डिफरेंस को जो आपको अलाउ नहीं होना, उसको अकाउंट फॉर करने का या डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने का तरीका यह है कि आप अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ऐड बैक कर दें। क्योंकि ये एक्सपेंस था तो मैंने ऐड बैक कर दिया, अगर कोई इनकम में इसी तरह की डिस्क्रिपेंसी होती तो मैं लेस कर देता। इसी तरह मैं अपने टैक्सेशन का जो ट्रीटमेंट है
उसे लेस या फिर ऐड कर दूंगा। अगर ये एक्सपेंस है तो मुझे टैक्स वालों से मिलने वाला एक्सपेंस लेस करना है, अगर ये इनकम है तो मुझे टैक्सेशन के अकॉर्डिंगली जो इनकम कैलकुलेट होती है वो ऐड करनी है। तो इस तरह से मेरी डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाएगी। जो हम मिस कर रहे हैं वो है ये। अगर आपको याद हो तो हमने यहां पे एक ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स लिया था जो नॉर्मल रेट जिसपे अप्लाई नहीं होता, तो इट मींस कि टैक्सेबल प्रॉफिट में वो इनकम भी एडेड नहीं होती। तो हमें इस टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से लेस करनी पड़ेगी वो इनकम which is subject to tax at different rate। लें जनाब, ये वो इनकम हम लेस कर देंगे जो सब्जेक्टेड है एट अ डिफरेंट टैक्सेशन रेट। तो हम जो फिगर हमारे पास आएगी दैट विल बी आवर टैक्सेबल प्रॉफिट। और इस टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ हमें क्या करना है, वो क्या फॉर्मेट में किस तरह से इस्तेमाल होना है इसने, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जी। तो करंट टैक्स में सबसे पहले हमारे पास करंट टैक्स फॉर करंट ईयर है जो कि इस साल का टैक्स है। देन वी हैव करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर जो रिकॉर्ड इस साल में होना है लेकिन वो पिछले साल की इनकम से रिलेट करता है या पिछले साल के प्रॉफिट से रिलेट करता है। वो हमारी वॉलंटरीली रिवीजन की वजह से अराइज हो सकता है या फिर किसी टैक्सेशन अथॉरिटी के ऑर्डर या असेसमेंट की वजह से अराइज हो सकता है। वो हमें अगर टैक्सेशन अथॉरिटीज के ऑर्डर की वजह से अराइज हो रहा है तो सिर्फ इस सूरत में रिकॉर्ड करना है अगर हम फेवरेबल आउटकम किसी अपील के अगेंस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। ले जी, एक छोटी सी बात जो मुझे करंट टैक्स में आपके साथ मजीद करनी है, दैट इज रेलिवेंट टू एडवांस टैक्स। या अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं तो मुझे आपसे बात करनी है विद होल्डिंग टैक्स की। विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है जी? एक छोटी सी एग्जांपल है। आप लोगों ने ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा और आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा विद होल्डिंग टैक्स को। टैक्सेशन रूल्स कहते हैं कि जब आप पेमेंट करने लगते हैं फॉर गुड्स और सर्विसेज तो सर्टेन अमाउंट इनकम टैक्स की आपने डिडक्ट कर लेनी है उस पेमेंट में से। अब जिस बंदे की ये पेमेंट थी, जिसको ये पैसे मिलने थे, अब उसको कम पैसे मिलेंगे। वो कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसको समझते हैं जी। अ कंपनी मेक्स अ सेल ऑफ ₹100, debtor deducts ₹4 while making payments, या पेमेंट ही कर लेते हैं, एक ही पेमेंट की बात करते हैं जी। while making payment as per taxation laws या फिर regulations, कुछ भी आप कह सकते हैं जी। नहीं जनाब, जब आप सेल करेंगे तब तो बड़ी सादा सी एंट्री है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं जी। हमारा डेटर डेबिट हो जाएगा 100 से और हमारी सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 100 से। लेकिन कहा गया कि जब ये पेमेंट करता है तो 100 रुपए में से 4 रुपए डिडक्ट कर लेता है टैक्सेशन लॉस के मुताबिक। ये 4 रुपए मेरे विदहेल्ड हो रहे हैं, विदहोल्ड हो रहे हैं। डेटर विदहोल्ड कर रहा है लेकिन टैक्स तो मेरा ही विदहोल्ड हो रहा है ना जी। तो क्या करूंगा मैं इस टैक्स का? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जब ये मुझे पेमेंट करेगा तो मेरे पास 100 नहीं बल्कि 100 माइनस 4 रुपीज आएंगे। इसका मतलब है मेरा बैंक डेबिट होगा 96 से। लेकिन डेटर ने एज पर टैक्सेशन लॉज मेरा टैक्स काट के एफबीआर को जमा भी करवा दिया। क्या अब मुझे उससे मजीद कुछ रुपए लेने हैं? मेरे पास 96 आए, मैंने उससे 100 लेने थे लेकिन उसने 4 रुपए काट के जमा करवा दिए। क्या मजीद अब मैंने उससे कुछ लेना है? बताएं जी, आप बताएं। नहीं, मैंने अब उससे कुछ नहीं लेना।
तो डेटर तो मेरा 100 से ही क्रेडिट होगा। तो ये 4 रुपए की बैलेंसिंग फिगर ये क्या है जी? व्हाट इज दिस? बताएं क्या है ये? यस, दिस इज एडवांस टैक्स। ये मेरा एडवांस टैक्स है, ये मेरा एक एसेट है जो मैंने पे कर दिया है, ये मेरी फाइनल लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। ये एक्सपेंस नहीं था मेरा, ये विदहोल्डिंग हुई है, एडवांस इनकम टैक्स है। जब मेरी एक्चुअली प्रोविजन बनेगी तो उस प्रोविजन के साथ इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ माई रिटर्न। नहीं जी, इनकम टैक्स के हवाले से करंट टैक्स की हमने बात की है, डिफर्ड टैक्स की अभी हमने बात करनी है। यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारी एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे डिफर्ड टैक्स के हवाले से। वो एक लेंथी टॉपिक है और उसके अंदर हमें काफी सारे एवेन्यूज को एक्सप्लोर और अनवील करना है। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर बात करते हैं इंशाल्लाह डिफर्ड टैक्स के हवाले से।